नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कक्षा 9th की आज हम लोग भूगोल के चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर हमारा 4th होगा, जलवायु। 3 चैप्टर हमारा हो चुका है। तो चलिए चौथे चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं मेन पॉइंट को कि जलवायु किस प्रकार की है, जलवायु को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इन सभी हम लोग प्रश्नों को भी देखेंगे। जैसे दिया है ना कि ग्रीष्म ऋतु उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए बुक में किस प्रकार से दिया हुआ है, क्या कहा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेते हैं, तो सारे प्रश्नों के आंसर हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक को समझते हैं और फिर इसके बाद इन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, फास्ट मोड में करके पूरी वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं, यानी जलवायु होता क्या है। तो देखिए, किसी भी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल जो योग होता है, वही क्या है, जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि मौसम जो है एक विशेष समय में किसकी अवस्था को बताता है, तो एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल के आ गया। अब देखते हैं कि मौसम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, मानसून की उत्पत्ति। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है, तो अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। यानी मानसून का अर्थ होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, वही क्या है, मानसून है। अब देखिए, उन्हीं हम सिर्फ पॉइंटों को देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो 2 जगह पाई जाती है। देखिए, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है मानसूनी जलवायु। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि मानसूनी जलवायु एशिया में कहाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः पाई जाती है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट को समझिए कि गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान कितना हो जाता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम, जहाँ पर नाम आ गया, थोड़ा इसको आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा, यानी अपना एक शॉर्ट्स नोट्स अवश्य बनाएं। तो पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए, सर्दी की रात में अगर पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो द्रास का तापमान। जबकि थिरुवनंतपुरम कहिए या थिरुवनंतपुरम, हाँ यही लिखा हुआ है, वहाँ पर कितना हो जाता है रात में, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इन डाटा को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि भैया एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बॉक्सों से तो सबसे ज़्यादा डाटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। अब जैसे देखिए, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी जगह रात में यह तापमान कितना हो जाता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी दिन में कितना गर्मी है और रात में देखिए कहाँ मौसम आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो रहना है कि रात व दिन के तापमान में बहुत अंतर आ जाता है। दूसरी ओर देख लेते हैं, तो केरल एवं अंडमान निकोबार जो दिन है, रात है, वहाँ का तापमान लगभग समान रहता है। तो कहाँ का तापमान लगभग समान रहता है, तो केरल एवं अंडमान निकोबार में दिन और रात का जो तापमान है वो लगभग समान रहता है, एक जैसा ही रहता है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कारक होते हैं। तो वो कारक कितने होते हैं, तो याद कर लीजिएगा कि जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई यानी तुंगता, वायु दाब एवं पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये सभी क्या है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखे थे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अलग अलग से। अक्षांश हो गया, ऊंचाई होगी, तो अक्षांश क्या होता है, तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में है। कर्क जो है वो, कर्क रेखा जो है वो किस भाग में है, तो मध्य भाग में है देश के। पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर के पूरब में मिजोरम से होकर यह गुजरती है। यानी राजस्थान गुजरात से लेकर के कहाँ तक गुजरती है, तो पूरब में मिजोरम तक कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर के। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, यानी प्रायद्वीपीय की तरफ स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो देखिए, ये पूछ सकता है। देखिए, तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है ना कि जो कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और जो कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित है उसे क्या कहते हैं, तो उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। देख, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो ये हमारा अक्षांश था, यानी पहला कारक था। दूसरा हमारा क्या है, ऊंचाई।
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 6000 मीटर है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको क्या करता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो देखिए हिमालय जो ऊंचाई होता है वो भी जलवायु को प्रभावित किया ना, क्योंकि वहाँ से आने वाली जो हवाएं होती है उसको रोक दिया तो प्रभावित हुआ ना भाई मानसून। तो इसी प्रकार से ये भी ऊंचाई भी प्रभावित करता है जलवायु को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा वायु दाब एवं पवन। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं पॉइंट। देखिए भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न देख लीजिए भाई कि भारत जो है उत्तर पूर्वी वाले किस क्षेत्र में स्थित है तो व्यापारी पवनों में स्थित है। यहाँ ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ जिससे देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है ना व्यापारिक पवन है, तो हम लोग अभी तो पढ़ लिए कि भैया उत्तर पूर्वी में जो क्षेत्र में स्थित है उसको व्यापारिक पवने कहते हैं। यहाँ पर तो उत्तरी मैदान पूछ रहा है तो एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं तो वो हम लोग लू कहते हैं, लेकिन अगर उत्तर पूर्वी पूछता तो वहाँ पर व्यापारिक पवने हो जाता। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए। काल वैसाखी भी आएगा जब हम लोग टॉपिक में समझेंगे। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। तो अभी हम लोग देखे थे उपोष्ण कटिबंधीय किसको कहते हैं तो जो उत्तर में स्थित है उसको उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। आगे देखते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती जाती है। तो ये कौन से पवनें हैं व्यापारिक पवनें हैं जो इस प्रकार से ये बहती हैं। तो अब देख लेते हैं कि कोरियोलिस। अब आगे देखते हैं कि ये जो पवनें होती हैं कौन से पवनें व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। तो किस बल के कारण कोरियोलिस बल के कारण यह दाहिनी ओर विक्षेपित होकर के विषुवतीय जो होती हैं वो निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाती। तो इसको चलिए समझ लेते हैं कि कोरियोलिस क्या होता है। देखिए कोरियोलिस बल क्या होता है भैया तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो देख लीजिए याद कर लीजिए कि कोरियोलिस बल के कारण जो पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में किधर जाती हैं दाहिनी ओर जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जाती हैं। तो जो दक्षिण से शुरू हो उसको दायां नहीं याद रखिएगा, उसको बायां याद रखिएगा कि बाईं ओर विक्षेपित होती है और उत्तरी वाली तो दाहिनी ओर होती ही हैं। तो द याद हो गया कि नहीं भैया दक्षिणी वाली तो बाईं ओर होती है, तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो फेरेल का नियम किसे कहा जाता है कोरियोलिस बल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग जेट धाराएं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो जेट धाराएं कहाँ स्थित है तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कितने से कितने डिग्री के बीच तो 27 से 30 डिग्री के बीच अक्षांश में स्थित है। इसीलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। जेट धारा से एक बॉक्स में दिया हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो किस प्रकार की हवाएं होती हैं तो 12,000 मीटर से अधिक यानी ऊंचाई पर जो बहने वाली जो हवाएं होती हैं ये जेट हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में कितनी होती है तो याद कर लीजिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है इनका रफ्तार यानी गति। बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। तो ये हमारी जेट धाराएं से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ लेता है कि भैया जो जेट धाराएं होती हैं वो गर्मी के दिनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग कितने डिग्री के में प्रवाहित होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है वो गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ को समझिए। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। तो किसके कारण ये होता है पश्चिमी चक्रवातीय तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ये जो पश्चिमी चक्रवात है किसको प्रभावित करता है तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
चलिए, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट था भैया, अक्टूबर नवंबर जून जुलाई बहुत आगे आने वाला है कि कहाँ कौन से महीने में मानसून जो है आता है या जाता है, तो ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग भारतीय मानसून। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है भारत की जो जलवायु है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। तो इसको इतना जानना संभव नहीं है। यहाँ पर आ जाइए। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उपकरण को मानसून का नाम दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानसून का नाम किन व्यापारियों ने दिया था? तो अरबवासी जो व्यापारी थे, जो भारत आए थे, उन्हीं व्यापारियों ने इसका नाम क्या दिया था? तो मानसून दिया था। देखिए, ये मानसून का आगमन से एक चित्र है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। तो मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कितने डिग्री तक रहता है? तो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। इनको समझने के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बोला है कि भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भारत के स्थल भाग पर किस प्रकार का दाब उत्पन्न होता है? तो निम्न दाब उत्पन्न होता है स्थल भाग पर, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमारा निकल कर आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर क्या होती है? तो खिसक जाती है। ठीक है, कितनी डिग्री? तो देखिए 5 डिग्री उत्तर में स्थित हो जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा कि मानसून गर्त के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो ये पौने बहती हैं उसी को मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूरब लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। तो उच्च दाब वाला क्षेत्र कहाँ पर होता है? तो हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूरब में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर यह होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। तो कहाँ पर निर्माण ये होता है? तो तिब्बत के पठार पर होता है, बहुत अधिक गर्म होने के कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अब आते हैं, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसको तो समझना ही पड़ेगा बॉक्स वाले को। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। कौन? तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं। तो देखिए आ गया ना एक प्रश्न, बॉक्स से ही तो ज़्यादा बीपीएससी वाले प्रश्न बना रहे हैं भाई, ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न। जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है भैया, तो बुक को पढ़ना ज़रूरी है। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तो ये विषुवतीय अक्षांशों में जो विस्तृत गर्त होता है, निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है, वहीं पर ये आकर के मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर भी खिसकता है। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मानसून का आगमन एवं वापसी। तो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? नियमित होती हैं, लेकिन मानसूनी पवनें जो होती हैं वो नियमित नहीं होती। वो जब मौसम, अगर गर्मी में भी ठंडा वाला मौसम कर दिया, हवा बह गया भैया, पूर्वा पछिया जो भी हवा बह जाता है उसके कारण ठंडी और गर्मी लगने लगती है। तो कहावत भी है ना, प्राचीन काल में दादी लोग भी कहती थी कि जब बेयार तब जड़, यानी जब हवा बह गया तभी जड़ा आ जाता है, ठंडा आ जाता है। तो वही बातें कही गई हैं कि मानसून जो पवनें होती हैं वो नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर के मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो इसको नोट्स कर लीजिए कि मानसून का समय कब से कब तक होता है? तो जून से लेकर के मध्य सितंबर तक, यानी 100 से 120 दिनों तक इसका होता है समय। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, जो लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे मानसून प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं। तो इसको याद करिए कि मानसून प्रस्फोट क्या कहलाता है। वहाँ पर अगर 1 2 3 4 करके दे देगा तो क्या होगा कि लगातार कई दिनों तक जो अचानक वर्षा में वृद्धि हो जाती है और लगातार चलते रहता है, उसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट। आगे बढ़ते हैं।
जून के प्रथम सप्ताह में मानसून पवनें भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिण छोर में प्रवेश करती हैं। तो मानसून जो है कब प्रवेश करती है, तो मानसून जो है प्रायद्वीपीय अब यहाँ से याद ध्यान दीजिए कि जून के प्रथम सप्ताह में, देखिए सप्ताह भी याद रखना है, अगर बुक में दे दिया है तो ये याद रखना है कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून जो होता है वो भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर बढ़ता है, तो जब मानसून भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है तब यह दो भागों में बंट जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुँच जाती है। तो मुंबई मानसून कब आता है भैया, तो 10 जून के आसपास में मुंबई में भी आ जाता है। बंगाल की खाड़ी में यह शाखा तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाता है। अब यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में यह प्रथम सप्ताह में ही असम पहुंच जाता है और जो अरब सागर वाला होता है वो 10 जून के आसपास मुंबई पहुँच जाता है। तो ये सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए वहाँ तो हम लोग देख लिए कि मानसून आता कब है, यानी मानसून का आगमन कब होता है। अब यहाँ पर देखिए कि मानसून की वापसी कब होती है, तो अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाता है। मतलब मानसून का वापस जाना कब प्रारंभ हो जाता है, तो सितंबर में शुरू हो जाता है और मध्य अक्टूबर तक मानसून जो होता है वो प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के शुरू में तक देश के शेष भाग से मानसून की भी वापसी हो जाती है। द्वीपों के बारे में भी दिया गया है तो इसको भी देखना जरूरी है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है, तो द्वीपों पर होती है। यहाँ से बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक आता है ऋतु। तो ऋतुओं के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। ये भी क्या है, तो इनको भी ये मतलब 4 भागों में बांट दिया गया है। एक शीत ऋतु हो गया, दूसरा ग्रीष्म ऋतु हो गया, तीसरा क्या हो गया कि क्षेत्रीय यानी अंतर के साथ जो मानसून का आगमन होता है, तो ये तीसरा हो गया। और वापसी का काल यानी मानसून का वापसी वाला काल भी क्या हो गया, ये चौथा हो गया। तो यहीं पर कहा गया है कि 4 ऋतुओं की पहचान की गई है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीत ऋतु को। तो शीत ऋतु की शुरुआत कहाँ होती है, तो शीत ऋतु की जो शुरुआत होती है उत्तरी भारत में, यह मध्य नवंबर से शुरू होकर के फरवरी तक रहता है। तो नोट्स कर लीजिए भैया कि शीत ऋतु कब शुरू होता है, तो मध्य नवंबर से फरवरी तक यह रहता है। आगे देखते हैं। जैसे देखिए अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन जैसे ही नवंबर, अब हल्का हल्का ठंडा लगने लगा ना, लेकिन जैसे ही नवंबर आ जाएगा तो आधे नवंबर से ही क्या हो जाएगी, ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, यानी शीत ऋतु प्रवेश कर जाएगा उत्तरी भारत में। तो वहीं बोल रहा है कि भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। कपकपी वाला तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान क्या होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घटने लगता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह कितना हो जाता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। कब, शीत ऋतु में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लीजिए, देखिए कैसे पूछता है। तो हमें चैप्टर से ही क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ऋतु जो होती है शीत ऋतु की विशेषता है, तो शीत ऋतु की विशेषता क्या है, गर्म दिन एवं गर्म रातें होती हैं, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो अभी हम लोग क्या देखें कि दिन गर्म होता है और रातें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। तो शीत ऋतु की ये विशेषता थी। और यहाँ पर देखिए कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो हम लोग क्या पढ़े कि जून के प्रारंभ में ही भारत में मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अब शीत ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कौन पवनें, व्यापारिक पवनें जो होती हैं स्थल से लेकर के समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ठीक है, तो किसके कारण, तो व्यापारिक पवनें के कारण होता है। अब आगे की पॉइंट देखते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। तो देखिए क्या है भैया, तो शीत ऋतु में जो उत्तरी मैदान है उसमें पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में कौन सी, तो चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। मतलब वहाँ पर क्या चलती है, तो चक्रवाती विक्षोभ चलता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होता है तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करता है। कौन, तो चक्रवाती विक्षोभ प्रवेश करता है। अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। मार्च में ठंडा हल्का खत्म हो जाता है, तो मार्च से मई तक डेट यहाँ पर क्या दिया है, मंथ, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। यह ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देख करके लगाया जाता है। ठीक है, मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान कितना होता है, तो यहाँ से डाटा याद रखिए 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कब? मार्च में दक्कन के पठार के उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान कितना रहता है, तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देखिए, मई में उत्तर पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री रहता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अप्रैल में पूछ रहा है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं अब हम लोग, यहाँ से पॉइंट देखिएगा कि मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटनागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो लंबवत क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो मई के अंत में उत्पन्न होता है। थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटनागपुर के पठार तक यह उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर क्या हो जाता है, तो शुरू होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे शायद कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। आगे देखते हैं आप, देखिए अब इस मौसम में यानी गर्मी वाला जो मौसम रहता है, लू का मौसम, उसमें कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। छोटे छोटे गोले देखते होंगे कभी कभी वर्षा के साथ पड़ने लगता है, तो बच्चे सब लूटने लगते हैं कि हाँ भाई बर्फ़ गिर रहा है, बर्फ़ गिर रहा है, तो वो भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है। तो यहाँ अगला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कहाँ पर पूर्वी मानसून वर्षा होती है भैया, तो कर्नाटक एवं केरल में होता है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। बाप रे, कितना पॉइंट निकल कर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मानसून का आगमन। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। तो ये तो शायद हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ करके ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के शुरू में ही पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा यानी लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। तो कहाँ पर होता है, तो पवनमुखी भागों में होता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। तो कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश का जो कुछ भाग होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो ये पूछा जाता है ना कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन राम में होता है। कहाँ पर है, तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। ठीक है, यहाँ से तो हमारा ये पॉइंट निकल गया। अब गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में तो वर्षा बहुत कम ही होता है। तो राजस्थान में तो वर्षा वैसे ही कम होता है। अब हमारा लास्ट बच जाता है मानसून की वापसी यानी परिवर्तनीय मौसम। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है यानी कम हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं यानी वापस होने लगते हैं। अक्टूबर के शुरू में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो उत्तर के मैदान से मानसून जो पवनें होती हैं वो कब हटती हैं, तो अक्टूबर के शुरू में ही हट जाती हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा कि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कहलाता है। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा से, सही बात है, अभी शीत ऋतु में परिवर्तन ही तो हो रहा है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहज हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उष्ण
उमस यानी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस उष्ण के नाम से? तो क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से जो है गिरने लगता है। अचानक ठंडा आ जाएगा तो गिरेगा ही। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ओह, तो मासिन राम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नाम बड़ा उटपटांग सा है। नवंबर के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहता है। तो उधर तो चक्रवात आते रहता है जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होता है। तो ये था हमारा जलवायु का चैप्टर जो कि होता है ख़त्म इस बुक के अकॉर्डिंग। तो आई होप हम लोगों ने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, चौथा चैप्टर के सारे टॉपिक थोड़ा सा ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जलवायु के प्रकारों को रखा गया है और इस साइड क्षेत्र को रखा गया है, यानी सबको अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, प्रकार में बांटा गया है। तो जैसे AW हो गया, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के क्षेत्र कौन से आते हैं? तो वो आता है झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये किस में आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के क्षेत्र में आते हैं जलवायु में। AMW उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कौन कौन क्षेत्र आता है? तो मालाबार तट हो गया, कोकन हो गया, गोवा तट, यानी ये सभी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में आते हैं। AS यानी उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु जो होता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इस क्षेत्र में आता है, एस में उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु में। BSH अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसमें कौन क्षेत्र है? तो उत्तर पश्चिम गुजरात, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ भाग इसमें आते हैं इस जलवायु में। नेक्स्ट हमारा आता है जो जलवायु का प्रकार है वो है BWHW यानी उष्ण मरुस्थल का प्रकार, जिसमें कि राजस्थान का सुदूर पश्चिम थार मरुस्थली भाग, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग इस जलवायु के क्षेत्र में आता है। CWG से तो प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? तो गंगा का मैदान किस क्षेत्र में आता है? CWG में, यानी मध्य तापीय जलवायु गंगा का मैदान की किस में आता है? गंगा का मैदान हो गया पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग। तो आवाज़ रात में थोड़ा हो गया है धीमा, अब मैं थक गई हूँ। तो बस हो गया फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कि ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।